S. Chand presents educational video lectures as per the new UGC curriculum. Difficult concepts made easy. Study anywhere, anytime. Once upon a time, there was a person named Anand. He visits to a tailor and gave a piece of cloth ताकि वो अपना कोई शर्ट बनाना चाह रहा हो या कुछ भी बनवाना चाह रहा हो, ठीक है, एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस, या उसकी बॉडी साइज को देख करके उसने टेलर को अपना साइज दे दिया। अब इस केस में आपने क्या देखा कि आनंद जो है वो टेलर के पास गए, टेलर के पास जाकर के उन्होंने अपना बॉडी साइज दिया, एक पीस ऑफ क्लॉथ दिया जो कि ब्लू कलर का था, और वहां पर जाकर उस टेलर को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। अब इस केस में क्या होता है जरा ध्यान से देखते हैं। ये जो एग्रीमेंट आप देख रहे हैं आनंद और टेलर के बीच में, ये क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, राइट? क्योंकि जहां पर आनंद ने अगर कुछ कपड़ा सामने डिलीवर किया है टेलर को, तो आई एम श्योर किसी स्पेसिफिक पर्पज से किया, या तो वो शर्ट चाहते हैं, या वो पैंट बनवाना चाहते थे, अपनी ट्राउजर बनवाना चाहते थे, या वो कोई जीन्स बनवाना चाहते थे, व्हाटएवर इट इज। बट लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से, इस पर्टिकुलर स्टोरी से हमें ये समझ में आता है कि वो दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हुआ। क्योंकि उस केस में एक बहुत बड़ी चीज यहाँ पे जो मैं मिस नहीं कर रहा हूं श्योर, बट लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं, इन दिस केस आनंद इज अ बेलर एंड द टेलर इज अ बेली। तो इस केस में हमारे पास दो लोग इन्वॉल्व हैं, पहला है बेलर एंड सेकंड वन इज बेली। सो इसके थ्रू हम लोग समझ पाते हैं कि वो दो लोग कौन इन्वॉल्व होते हैं इन ऑर्डर टू फॉर्म ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। द नंबर वन इज बेलर, द पर्सन हु डिलीवर्स द पोजीशन ऑफ द गुड्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस। और ये बात ध्यान रखिएगा कि जो बेलर होता है वही ऑनर होता है, और बेली कौन है? जिसने उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक गुड्स को लिया किसी चीज को कन्वर्ट करने, अभी किसी चीज में कन्वर्ट करने के लिए या किसी भी पर्पस से। सो वहां पर वो है बेली। किसी भी पर्पस मतलब यहां पर वही पर्पस जो उन कॉन्ट्रैक्ट में, उस कॉन्ट्रैक्ट में चाहे वो एक्सप्रेस किया हो, चाहे वो उन्होंने इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट किया हो, बट अगर उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ भी हो सकती हैं यहां पर, राइट? सो देयर आर टू पार्टीज इन्वॉल्वड इन सच कॉन्ट्रैक्ट्स। द नंबर वन इज बेलर हु इज द ऑनर, एंड द नंबर नेक्स्ट इज बेली, द पर्सन हु रिसीव्स द पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है, फॉर फ्रॉम द बेलर। If you want to study this topic in detail, refer to the book by S. Chand Publishing and Vikas Publishing House. Link is provided in the description box. So welcome to S. Chand Academy. My name is Mohit Kapil. So हम लोगों ने इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के थ्रू ये समझने की कोशिश की कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या होता है। So in order to understand this particular topic, you know, in a wider sense, let us understand what is a contract of bailment now. The term bailment, सबसे पहले हमें बेलमेंट का टर्म समझना है कि बेलमेंट होता क्या है। द टर्म बेलमेंट मीन्स टू गिव समथिंग टू समवन फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। एग्जाम्पल को रेफर कर सकते हो। आनंद ने टेलर को क्या दिया था? एक पीस ऑफ क्लॉथ दिया। किस पर्पस से? किसी एक पर्पस से दिया होगा। आनंद ने शायद चाहा होगा कि वो मेरी एक शर्ट बना दे, बॉडी साइज दिया था उसने, आई एम डैम श्योर वो अपनी एक शर्ट बनवाना चाह रहा है। So for a specific purpose, as per the terms and conditions of the contract, so that shall be returned back to the owner when the purpose of the contract has been completed. अब वहां पर इस केस में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट तब पूरा होता है जब आनंद ने टेलर को कपड़ा दिया, टेलर ने उस कपड़े को उस टर्म्स एंड कंडीशंस, यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग उस कपड़े को डिजाइन किया और वापस से आनंद को ट्रांसफर कर दिया, तब जाकर के वो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट पूरा फुलफिल होता है। सो इस पर्टिकुलर मीनिंग में आपको यही समझ में आ रहा है कि द टर्म बेलमेंट मीन्स टू गिव समथिंग टू समवन फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट, एंड दैट शैल बी रिटर्न बैक टू द ऑनर, मीन्स बेलर, when the purpose is accomplished, or we can say when the purpose is completed. Let us understand the next slide कि contract of bailment से related important features क्या हैं। जब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बनाने जा रहे हो किसी के साथ, या आप देखो जनरली एक बड़ा कॉमन सा कॉन्ट्रैक्ट है, आप डेली ही ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी मदर हैं, किचन में मिक्सी चला रही थी, अचानक से मिक्सी खराब हो गई। अब आप उस मिक्सी को लेकर के उसको लेकर के मार्केट में जाते हैं उस टेक्नीशियन के पास, या वो जो मिक्सी रिपेयर करता है, और आप उसको कहते हैं कि प्लीज ये मिक्सी रख लीजिए, आप इसको ठीक करके दीजिए, या तो शायद इसका ब्लेड खराब हो गया या कोई दिक्कत आ गई है, तो वो टेक्नीशियन आपको वहां पे सामने देखकर बताता है कि हाँ इसमें ये दिक्कत है और इतने दिन लगेंगे। तो आपने स्पेसिफिक पर्पस क्या वहां पे सॉल्व किया? आपने वहां पे स्पेसिफिक पर्पस ये शो किया कि मेरा मिक्सर खराब था, मैंने मिक्सर उसको दे दिया, और वहां पे वो टेक्नीशियन आपको वो मिक्सी ठीक करके वापस रिटर्न करेगा। तो
ये बन गए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, जैसे मैंने आपको बताया। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक और एग्जाम्पल यहां पे क्रिएट हो सकता है, जैसे कार। मेरी कार खराब हो गई, मैं मैकेनिक के पास जाता हूं और अपनी कार वहां पे उसकी कार की पोजीशन उसको डिलीवर कर देता हूं और ये कहता हूं कि प्लीज मेरी कार ठीक कर दीजिए। तो मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है कि भाई फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मेरी कार में कूलेंट चेंज कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मेरी कार में जो मेरे क्लच हैं, जो मेरे ब्रेक हैं, उनको टाइट किया जाए, मेरी कार को वापस से रीपेंट किया जाए, एटसेट्रा, जो भी मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। और जब सामना मैकेनिक उन सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा कर देता है और वापस से जब मैं अपनी कार वापस ले आता हूं अपने पास, यानी कि मैंने जो गुड्स दिए थे जब उसकी पोजीशन वापस से मैं रीपोजेस कर लेता हूं उसको, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। आई एम डैम श्योर आप लोगों को ये इतने सारे एग्जांपल्स दिए हैं, उन एग्जांपल्स के थ्रू आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। अब आपको ये फीचर्स पर भी और बड़े अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि जो मैंने अभी तक बताया। पहला, देयर मस्ट बी सम एक्सप्रेस और इंप्लाइड एग्रीमेंट। देखो, आपने मुंह से बोला हो, ठीक है, चाहे आपके स्पोकन वर्ड्स हो, आपने राइटिंग में दिया हो, या आपकी एक ऐसी कंडीशन में आ गए जहां इंप्लाइड एग्रीमेंट की बात, याद करो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो इंप्लाइड एग्रीमेंट या फिर एक्सप्रेस, अगर आप एग्रीमेंट में आते हैं बिटवीन द पार्टीज इन्वॉल्व्ड इन इट, देन दैट बिकम्स ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को बनाने के लिए सबसे पहली कंडीशन यही होती है कि देयर मस्ट बी सम एक्सप्रेस और इंप्लाइड एग्रीमेंट। नंबर सेकंड पॉइंट क्या है, देयर मस्ट बी ए मोबाइल ऑफ गुड्स। देखो, आनंद ने भी अपना एक पीस ऑफ क्लॉथ दिया, मैंने भी अपनी कार दी, या सामने वाले ने भी कोई मिक्सी दी, जो वो एक पर्टिकुलर मैकेनिक मशीनरी प्रोडक्ट था। तो उस केस में क्या हुआ, वो जो गुड्स है वो मोबाइल हुआ, यानी कि वो ट्रांसफर किया गया। इट मींस द कस्टडी ऑफ दैट गुड मस्ट बी ट्रांसफर्ड। आपने उस कस्टडी में, आपने उस पर्टिकुलर गुड्स की कस्टडी को भी ट्रांसफर करना है, तभी जाकर के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट सक्सेसफुल हो सकता है। नंबर थर्ड पॉइंट क्या है, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट मस्ट इंक्लूड सम स्पेसिफिक पर्पस। जब आनंद ने टेलर को क्लॉथ दिया, एक स्पेसिफिक पर्पस था, शर्ट बनानी थी। किसी ने कार मैकेनिक को दी, स्पेसिफिक पर्पस था, वो टर्म्स एंड कंडीशंस मैंने आपको बताई। और जब एक मिक्सचर मशीन हम लोगों ने किसी को दी रिपेयर करने के लिए, वो भी एक स्पेसिफिक पर्पस था। तो हमेशा से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में एक स्पेसिफिक पर्पस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द पर्पस, मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट तभी सक्सेसफुल होता है जब वापस इस गुड्स को हम रीपोजेस कर ले टू दी ऑनर एज पर द एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशंस। सो आई होप these important features of the contract of bailment is clear to you. Let us recapitalize it. Number one is there must be some express and implied agreement between those parties. Number two, there must be mobile of goods. It means there must be transfer of possession of that good to the another person. The third one is the bailment. A contract of bailment must include some specific purpose. एक कुछ ना कुछ पर्पस तो होना ही चाहिए। एंड द नेक्स्ट वन इज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्पस, अगर वो गुड्स हम वापस कर रहे हैं ऑनर को, तो दैट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। आई होप दिस पॉइंट इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू। अब पॉइंट यहां पर ये आता है कि सर टाइप्स ऑफ बेलमेंट्स क्या होते हैं। तो पहला टाइप है ग्रेच्युशियस बेलमेंट एंड द सेकंड टाइप इज नॉन ग्रेच्युशियस बेलमेंट। ग्रेच्युशियस बेलमेंट क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, और नॉन ग्रेच्युशियस बेलमेंट क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूं। तो दोनों को एक काम करते हैं कि एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां पे एक एग्जाम्पल हमें जस्टिफाई कर रहा है दोनों स्टेटमेंट्स। कैसे, मोहित ने क्या किया, अपनी एक बुक दी बिजनेस लॉ की रोहित को सिर्फ पढ़ने के लिए। मान के चलिए कल आप मेरे पास आते हैं और मैंने आपको एक बुक दी सिर्फ पढ़ने के लिए, और मैंने ये कहा कि आप मुझे ये बुक रिटर्न कर देना आफ्टर रीडिंग। सो दैट बिकम्स अब आप ध्यान से सुनो, यहां पे क्या हुआ, क्या यहां पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व थी, नहीं थी। इसका मतलब क्या बन गया, ये ग्रेच्युशियस बेलमेंट बन गया। देन इट इज अ केस ऑफ ग्रेच्युशियस बेलमेंट। अब अगर मान के चलिए मोहित आपको, यानी कि मोहित यहां पर रोहित को बुक तो दे रहा है बिजनेस लॉ की रीड करने के लिए, बट लेकिन इस केस में यहां पर जो मोहित है वो पैसे चार्ज कर रहा है, देन इन दिस केस ये बन जाता है एक नॉन ग्रेच्युशियस बेलमेंट। सो आई होप आप लोगों को ये दोनों टाइप्स ऑफ बेलमेंट बहुत इजीली समझ में आ गए होंगे। Here we are talking about the first term and that is gratuitous bailment. It means it does not include consideration. Consideration आपको याद होगा when we talk about the valid essentials of a valid contract, then the consideration is one of the essential component to form a valid contract. तो consideration means something in exchange. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने सामने वाले से ब्रेड लिया और आपने उसको पैसे दे दिए, सो देयर वाज सम कंसीडरेशन इनटू दैट। सो ग्रेच्युशियस बेलमेंट क्या होता है, जहां पर कोई भी कंसीडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता है, और नॉन ग्रेच्युशियस बेलमेंट क्या होता है, जहां पे कंसीडरेशन इन्वॉल्व होता है, दैट इज समथिंग इन एक्सचेंज। तो यहां पर मोहित ने रोहित को एक बुक दी रीड करने के लिए, कोई पैसा चार्ज नहीं किया, उसको सिर्फ सिंपली ये कहा कि तू रीड कर ले और मुझे बुक वापस कर देना, दैट इज व्हाट ग्रेच्युशियस बेलमेंट। और अगर वो पैसे चार्ज कर रहे हैं दैट बिकम्स नॉन ग्रेच्युशियस बेलमेंट। आई होप दिस पर्टिकुलर स्लाइड इज क्लियर टू यू बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हियर। अभी आपका सवाल टाइम है,
तो सवाल आपके सामने है, जरा इसको समझते हैं। तो सवाल है, मिसेस कपिला लेंड्स हर कार टू मिस्टर शर्मा फॉर राइडिंग विदाउट एनी चार्ज। आपको क्या लगता है ये किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होगा? और दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने ही है, दूसरा सवाल भी आपके सामने ही है। अगर मिस्टर शर्मा यही कार हायर कर लेते हैं मिसेस कपिला से, तो आपको क्या लगता है कि ये किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है? सो अगर आपको ऐसे सवालों के जवाब चाहिए, सो प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस। Now quality learning is easily available at your doorstep. S. Chand Academy brings detailed lectures based on UGC curriculum as per the new education policy 2020. So do not forget to subscribe to the S. Chand Academy and access the wide world of knowledge conveniently sitting within the comfort of your home. Stay connected and keep watching S. Chand Academy. Happy learning! सो वेलकम बैक टू एस चांद अकेडमी। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, उस सवाल का हम लोग जब डेफिनेटली उत्तर डिस्कस करेंगे, आंसर डिस्कस करेंगे थोड़ी सी देर बाद, बट लेकिन अभी पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज क्या होता है। सो अगेन एक मेरी तरफ से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आप लोगों के लिए। एक टाइम की बात है, किशोर था एक बड़ा यंग और एनर्जेटिक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। तो वो क्या करता है कि अपने उस पर्टिकुलर स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए अपने फ्रेंड से एडवाइस लेता है और साथ साथ उससे वो 5 लाख रुपए या कुछ एक छोटा सा अमाउंट उससे वो बोरो करता है। अब बोरो करते वक्त रवि जब उसको वो पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी कि 2 लोग हैं यहाँ पे, एक पहला किशोर यानी कि उसका फ्रेंड जो कि एक यंग एंटरप्रेन्योर है, दूसरा रवि जो उसका फ्रेंड है जो उसको 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाता है। बट वो कहता है कि मैं तुम्हें 5 लाख रुपए तो दे रहा हूं, बट लेकिन तुम उसके बदल में मेरे पास क्या रखोगे? तो रवि वहां पर, किशोर वहां पे क्या करते हैं, अपनी ज्वेलरी और अपनी कार एज ए सिक्योरिटी, यानी कि हम जिसको कोलेटरल बोलते हैं, वो उसको वहां पर दे देते हैं इन ऑर्डर टू गेट दैट लोन। सो आई होप आप लोगों को अभी तक क्या समझ में आया? आई होप मुझे ये लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि इस कॉन्सेप्ट में, यानी कि इस स्टोरी में हम लोग उन 2 लोगों की बात कर रहे हैं जो आपस में फ्रेंड्स हैं, यानी कि एक किशोर और दूसरा रवि। किशोर यहाँ पे यंग एनर्जेटिक इनोवेटिव और वी कैन से क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर हैं जो कि एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया लेकर आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं और उस आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए वो रवि की सहायता लेते हैं। रवि के पास जाते हैं, रवि को कहते हैं कि क्या मुझे आप 5 लाख रुपए उधार दे सकते हो? क्योंकि रवि भी एक बड़ी सक्सेसफुल बिजनेस पर्सनैलिटी है और कहीं ना कहीं वो एडवाइस करने में नंबर 1 थे उनके लिए, तो उन्होंने वहां से उससे 5 लाख रुपए लिए। उसकी गाइडेंस को फॉलो करते हुए और उससे उस पैसे को लेकर उन्होंने अपना बिजनेस को स्टार्ट किया, बट लेकिन उस पैसे को लेने में उन्होंने अपनी ज्वेलरी और अपनी कार को एज ए सिक्योरिटी फॉर द लोन वहां रखा। अब इस केस में क्या होता है जरा देखते हैं। इन दिस वे किशोर और रवि एक कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है? ये कॉन्ट्रैक्ट है, दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, विद किशोर एज ए प्लेजर एंड रवि एज ए प्लेजी। तो यहां पे किशोर हैं जिन्होंने 5 लाख रुपए रवि से लिए एज ए प्लेजर, एंड रवि जो है वो प्लेजी है बिकॉज उन्होंने 5 लाख रुपए उसको उधार दिए, बट विद कोलेटरल। विद द हेल्प ऑफ रवि यहां पे किशोर बड़े अच्छे से अपने बिजनेस में फ्लरिश कर जाते हैं और ऐसे एक स्टोरी बड़ी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज यहां पे एक तरीके से एंड हो जाता है। सो हमें यहां पर यह समझना है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज एग्जैक्टली होता है क्या है। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में अगर हम बात करें, प्लेज का मतलब क्या होता है, जरा इसको भी हम आगे समझते हैं इसी स्लाइड में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेज एंड देन वील टॉक अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। सो व्हेन one person enters into a contract, when one person enters into a contract and bails his goods to the another person either for security purpose or for the payment of debt or for performance of the commitment, then that is known as a contract of pledge। वापस से समझते हैं, जब एक इंसान एक कॉन्ट्रैक्ट में आता है और अपने गुड्स को बेल करता है टू दी अनदर पर्सन, या तो सिक्योरिटी के पर्पस से या फिर फॉर द पेमेंट ऑफ डेब्ट या फिर उसको परफॉर्म करने के लिए अपनी कमिटमेंट जो उन्होंने दी, तो ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है जो कि हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज वापस से समझते हैं। एक एग्जाम्पल और मैंने यहां पर लिखा है ताकि आपको वापस से समझ में आए कि एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज क्या होता है। मिस्टर ए जो है वो एंटर करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज विद द बैंक टू टेक ए लोन ऑफ ₹20 lakhs। अगेन वापस से यहां पे एक बैंक और एक लोन, सर बड़ी बात करते हो आप, लोन हर किसी को लोन दिला रहे हो। यहां पे ए जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में जाते हैं एक बैंक के साथ, यहां पर वापस से वो एक 20 लाख रुपए का लोन लेने की कोशिश करते हैं, बट यहां पे रीजन बिल्कुल अलग है, ताकि वो अपने घर को कंस्ट्रक्ट कर सके। और उस केस में उन्होंने क्या किया, अपनी ज्वेलरी जो उनके पास कुछ गोल्ड का सामान था, उन्होंने उसको एज ए कोलेटरल इन बैंक में सबमिट कर दिया। तो अब आपको क्या लगता है ये क्या बन गया स्टूडेंट्स? तो ये बन गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। आई होप ये एग्जाम्पल आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज बड़े अच्छे से क्लैरिफाई कर रहा होगा कि प्लेज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज क्या होता है। जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आता है उससे कुछ लेने के लिए,
और उसको उस बदले में कुछ सिक्योरिटी अमाउंट या फिर कुछ सिक्योरिटी कोलेटरल गुड्स सबमिट कर देता है, तब हमारे पास वहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज, एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है। So let us understand this particular topic with the help of the another slide. So यहाँ पे अब मैं बात करने वाला हूँ important features of a contract of pledge की। So in the case of pledge हमारे पास कुछ important points हैं जो हमें डिस्कस कर रहे हैं और ये points मिलकर के हमारे ये contract of pledge को पूरा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? स्पेसिफिक पर्पस। आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करते हो, देयर इज ऑलवेज अ स्पेसिफिक पर्पस व्हिच इज रिक्वायर्ड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या था? मैंने अब जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ आई रेफर द लास्ट एग्जांपल, आनंद एंड उसका जो टेलर था, आनंद ने अपनी एक पीस ऑफ क्लॉथ टेलर को दे दिया और टेलर को क्या कहकर दिया कि ये मेरा बॉडी साइज है और आपको इस पर्टिकुलर शर्ट को इस तरीके से डिजाइन करना है, और वापस से उसने उस डिजाइन शर्ट को वापस ले लिया, यानी कि उस पर्टिकुलर क्लॉथ, पीस ऑफ क्लॉथ को रीपोसेस कर लिया। तो यहां पे एक स्पेसिफिक पर्पस था। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में भी अगर कोई एक इंसान पैसे बोरो कर रहा है, देन देयर मस्ट बी स्पेसिफिक पर्पस। तो आई होप द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज पहला पॉइंट यानी कि वन ऑफ द स्पेसिफिक फीचर एंड दैट इज स्पेसिफिक पर्पस इज क्लियर टू यू। व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स। देखिए सिंपल सी बात है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की अगर हम बात करें और अगर हम बात करें स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज की, तो यहां पे पोजीशंस का ट्रांसफर होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज कंप्लीट नहीं हो पाएगा और हम ना ही ये कह पाएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज है। नंबर नेक्स्ट पॉइंट इज कोलेटरल एंड सिक्योरिटी, जो कि हम लोग जिसको हम मीनिंग में सिक्योरिटी डिस्कस कर रहे हैं। कोलेटरल क्या है यहां पर? अभी हम लोग लास्ट एग्जांपल को रेफर करते हैं। ए ने बी से लोन लिया 20 लाख रुपए का ताकि वो अपना घर बना सकें, बट लेकिन बैंक को कुछ सिक्योरिटी तो चाहिए ना। उस सिक्योरिटी के फॉर्म में हम क्या करते हैं? कुछ कोलेटरल सबमिट करते हैं। कुछ लोग मॉर्गेज कर देते हैं अपने घर के कागजात या कुछ और चीजें, या फिर आपने अपने गोल्ड रख दिया या आपने कोई ज्वेलरी रख दी जो उसका ऑलमोस्ट वर्थ मैच कर रहा है, तो वहां पर हम लोग कोलेटरल की बात करते हैं और कोलेटरल का इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। नंबर नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेशल केयर ऑफ द प्लेज्ड गुड्स। अब ये बात जरा थोड़ी सी समझने वाली है। हम यहां पे बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। मैंने कुछ सामान किसी को दिया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लास्ट स्लाइड में डिस्कस करूं, फॉर स्पेसिफिक पर्पस, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मैंने सामने वाले को कुछ सामान दिया ताकि वो उसका ध्यान रखे, और अगर वो सामान रखे रखे सड़ गया या खराब हो गया तो उस केस में जिम्मेदार कौन होगा? आप ही होंगे, बिकॉज आपने उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में ये कसम खाई थी, यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट में कसम खाना मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस में एग्री किया था कि मैं उस सामान को अपने पास रख रहा हूं, बट लेकिन मैं एज इट इज उस सामान को वापस करूंगा, बट लेकिन यहां पे क्या हुआ? स्पेशल केयर नहीं कर पाए, सो दैट विल डेफिनेटली ब्रीच दैट कॉन्ट्रैक्ट। What is the next one? Formal agreement between both the parties। ये तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। कभी भी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए we always need a formal agreement between any of the party those who are involved in it। And the last point is, which is very important, that is mutual consent। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज हो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हो, या और भी किसी टाइप का कॉन्ट्रैक्ट हो, हर कॉन्ट्रैक्ट में एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट आता है, दैट इज म्यूचुअल कंसेंट। आई होप आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, वेयर वी वर डिस्कसिंग अबाउट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज। अब आपको ये स्लाइड, ये जो डिफरेंस आप देख रहे हो सामने, ये 1 2 3 4 डिफरेंसेस आपको एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज होता क्या है, और इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है। देखो पहला है मीनिंग। यहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, थोड़ा सा एग्जांपल्स को रेफर करते रहिएगा। पहला है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, जिसमें हम लोग गुड्स को डिलीवर करते हैं टेम्परेरली फॉर सम स्पेसिफिक रीजन, बट लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज की अगर हम बात करें, देयर आर गुड्स व्हिच आर डिलीवर्ड एज सिक्योरिटी अगेंस्ट डेटर और टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर कंडीशंस ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट। सो मीनिंग यहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज का बिल्कुल क्लियर है। यहां पे टेम्परेरी पर्पस होता है और यहां पे हम लोग सिक्योरिटी को एज ए कोलेटरल दे देते हैं। देखो सेक्शन आपको ये याद करने पड़ेंगे, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हो चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज हो। पहला सेक्शन है 148, सेकंड सेक्शन इज 172। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का सेक्शन है 148 एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज का है 172। थर्ड पॉइंट है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में आपको अब बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। यहां पे मिस्टर श्याम क्या करते हैं? डिलीवर करते हैं अपनी कार टू हीरालाल गैरेज फॉर रिपेयरिंग, स्पेसिफिक पर्पस है, वापस से वो कार उनको मिल जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हो गया। देखिए ऊपर ये वापस से समझ में आ रहा है, डिलीवर्ड टेम्परेरी। यहां पे भी मिस्टर श्याम ने अपनी कार को डिलीवर किया हीरालाल गैरेज को, क्योंकि उसका एक टेम्परेरी रीजन था,
वो रीजन कुछ भी हो सकता है उनकी कार खराब हो या कोई भी रीजन है। अब यहां पर बात करते हैं दूसरे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज के अंदर, मिस्टर श्याम प्लेजेस हिज 2 गोल्ड रिंग्स फॉर अ लोन ऑफ ₹5 लाख। यहां पर मिस्टर श्याम स्पेसिफिकली अपनी 2 गोल्ड की रिंग्स को एज ए कोलैटरल सबमिट करते हैं एक बैंक को, जहां पे उनके उसके बदले उनको 5 लाख रुपए मिलते हैं, और वो होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। तो ये दोनों एग्जांपल्स आपको बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिलमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। और लास्ट पॉइंट नहीं है, यू कैन कंसीडर इट एज लीस्ट, बट लेकिन ऐसे बहुत सारे और एग्जांपल्स और ऐसे बहुत सारे बेसिस हैं जिसके बेसिस पे हम लोग इनको और फर्दर जस्टिफाई कर सकते हैं, बट लेकिन मैं यहां पे कंसीडरेशन लास्ट लेकर चल रहा हूं। यहां पे जो कंसीडरेशन है याद रखिएगा, जो बेलमेंट होता है वो 2 टाइप का होता है, ग्रेचुइशियस बेलमेंट एंड नॉन ग्रेचुइशियस बेलमेंट। तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, अगर कंसीडरेशन है तो मे और मे नॉट बी, बिकॉज ग्रेचुइशियस बेलमेंट में क्या होता है और नॉन ग्रेचुइशियस बेलमेंट में क्या होता है, जब आप वीडियो को रिवाइंड करेंगे तो आपको बड़े अच्छे से दिख जाएगा। बट लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में देखो, ध्यान से देखो, यहां पे कंसीडरेशन बिल्कुल इन्वॉल्व है। अगर यहां पे रीडिंग के लिए मैंने बुक दी सिर्फ आपको सिंपल कि आप रीड करो मुझे वापस कर दो, मेरे को कोई पैसे नहीं चाहिए, तो बन गया ना यहां पर मे और मे नॉट। और अगर मुझे पैसे चाहिए तो देन डेफिनेटली कंसीडरेशन इज इन्वॉल्व, अगर मुझे पैसा नहीं चाहिए तो देन इट इज नॉट इन्वॉल्व। बट लेकिन यहां पर मुझे अगर आप 5 लाख रुपए दे रहे हो एज अ लोन, तो मैं आपको कोलैटरल सबमिट कर रहा हूं, देन दैट बिकम्स दैट मेक्स कंसीडरेशन इन्वॉल्व इनटू दैट। सो अब आपका ये आंसर टाइम है, जिसमें मैंने आप लोगों से पहले ब्रेक से पहले एक सवाल पूछा था, और अब हम लोग उस सवाल का जवाब डिस्कस कर लेते हैं। मुझे पक्का पता है आप लोगों को इस सवाल का जवाब खुद से ही मिल गया होगा, बट लेकिन फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा। मिसेस कपिला लेंड्स हर कार टू मिस्टर शर्मा फॉर राइडिंग विदाउट एनी चार्ज। अब देखो यहाँ पे बिना चार्ज की बात हो रही है, तो ये किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है? यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, ये है ग्रेचुइशियस बिलमेंट, बिकॉज इसमें कोई कंसीडरेशन इन्वॉल्व है ही नहीं, राइट। अब अगर मिस्टर शर्मा हायर करते हैं कार वही फ्रॉम मिसेस कपिला ओनली, तो अब आप आइडेंटिफाई करो ये क्या है, अगेन नॉन ग्रेचुइशियस बिलमेंट है। क्यों? इसका रीजन आपको खुद से पता है, बिकॉज जो ग्रेचुइशियस बिलमेंट होता है वहां पे कंसीडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता है, और जहां पे नॉन ग्रेचुइशियस बिलमेंट होता है वहां पे कुछ ना कुछ इन्वॉल्व होता ही है। सो इसी के साथ हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो को एंड करते हैं। If you want to study this topic in detail, refer to the book by S. Chand Publishing and Vikas Publishing House. Link is provided in the description box. If you found our video interesting, please like, share and subscribe. And do not forget to press the bell icon. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.